ओके, हम लोग केमिकल बॉन्ड में हमने कहा 3 प्रकार के रासायनिक बंध हैं। केमिकल बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स: इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को पढ़ लिया, कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ लिया। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है वो ऐसे 2 एलिमेंट के बीच बन रहा है जो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जो एक पॉजिटिव है वो और जो नेगेटिव है वो, इन दोनों के बीच जो रासायनिक बंध बन रहा है वो आपका विद्युत रासायनिक बंध है। इलेक्ट्रोवायलेंट विद्युत संयोजी बंध इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। प्लस और माइनस, अब आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में खोजना है कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाता है, कौन सा नेगेटिव आयन बनाता है। अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाले एलिमेंट मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए इनके बीच में वैद्युत संयोजी बंध इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इसके बाद जो दूसरा बॉन्ड था वो हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया कि ये बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनता है। इससे शेयरिंग से, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां मैंने कहा कि ऐसा एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट भी हो और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी न कर पा रहा हो तो वो शेयर करता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A, ये जो 4 ग्रुप के एलिमेंट हैं दे आर नॉन मेटल्स, सब नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो जो रासायनिक बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध बनता है, वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो जैसे 4A में आपके पास देखा आपने C है, 5A में N है, 6A में O है, 7A में F है। तो आप देखिए F2 बनता है, Cl2 बनता है, Br2 बनता है, I2 बनता है, O2 बनता है, N2 बनता है। और C वाले तो पूरे कंपाउंड पढ़ा ही आपने, CH4 है, C2H6 है, बेंजीन है, सब पढ़ा आपने। तो 4A और 5A के बीच, 4A 6A के बीच, 4A 7A के बीच, या 5A 7A के बीच, 5A 6A के बीच, इन सभी के बीच जो रासायनिक बंध बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आवेशित नहीं है, ये बॉन्ड वीक होता है। इलेक्ट्रोवायलेंट वाला बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड उसके रिस्पेक्ट में उतना मजबूत नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड पाया जाता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वो जल में नहीं घुलते। जल में नहीं घुलते उसका कारण यह है क्योंकि आयनाइज नहीं होते, ये आयनित नहीं होते। जो कंपाउंड आयनित होता है वही जल में घुलता है। अगर ये कंपाउंड आयनित नहीं होता है तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। जल में घुलने के 2 कारण हैं, एक तो वो आयनित हो और दूसरा वो जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता हो। तो ये सब प्रकार के बंध सीखेंगे। अब हम लोगों ने कहा कि तीसरे प्रकार का रासायनिक बंध है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध, तो ये एक टाइप है, ये टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड में था कि ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता हो, 2 अलग अलग या 2 समान प्रकार के तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला रासायनिक बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। 2 अलग अलग, 2 डिफरेंट या 2 सेम टाइप के एलिमेंट के बीच शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वहां मिनिमम 2 एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं।
यहाँ पर डिफरेंट हो सेम हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एलिमेंट से आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि एक ऐसा रासायनिक बंध जहां साझा करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट के होते हैं, उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। एक ऐसा रासायनिक बंध, एक ऐसा बॉन्ड, a bond which is shared by the sharing of electron from one element। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक एलिमेंट से आएगा, तो वो कहलाता है उप सहसंयोजी बंध। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा, जैसे मान लीजिए कि आपसे मैंने कहा कि एक, कल हमने एग्जाम्पल बताया आपको ओजोन का। ओजोन का सूत्र होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का फार्मूला है O3। O3 में ओजोन फार्मूला होती है, और इस O3 के फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। चलिए हम आपको O3 बनना सिखाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। इसको लिखा जाता है 2,6। 2,6। आप अगर sp-df लिखे कॉन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2p4। देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो बाहरी कोश है, उस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। और बाहरी कोश के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको आप देखिए कैसे क्लासिफाई करते हैं। हम तीनों को लिखते हैं एक साथ, एक को, दूसरा O, और किसी दोनों में से किसी एक के नीचे तीसरा O लिख दीजिए। 3 O लिख दिया मैंने। तीनों O के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिख दे। देखिए ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 है। इसके पास भी कितने हैं? 6 है। बस ये इलेक्ट्रॉन दिखाते समय ध्यान दीजिएगा, जहां ऑक्सीजन है उसके आमने सामने 2 इलेक्ट्रॉन जरूर है। जैसे इसके सामने देखिए ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन सामने दिखाते। अब बॉन्ड के बारे में आपने सीखा कि हर तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। उस 8 इलेक्ट्रॉन के होने के लिए ही ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, वो तत्व किसी दूसरे तत्व से इसलिए जुड़ता है क्योंकि वह स्थायित्व प्राप्त कर ले। स्थायित्व में क्या होता है? स्थायित्व में ये होता है कि वो उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। उस 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के लिए ये बॉन्ड बनाता है। 8 इलेक्ट्रॉन जिस भी प्रोसेस से मिल जाए वो बॉन्ड बनाएगा। आप देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया दूसरे वाले। देखिए इसके पास 8 हो गया, इसके पास 6 ही है, जिससे 2 दिया था उसी से 2 ले लिया। कितने हो गए? इन दोनों के पास देखिए ऑक्टेट पूरे हो गए। कितने हो गए? ऑक्टेट पूरे हो गए। इसके पास अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? ये सामने वाले से ले लिया। देखिए ले तो लिया, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन इससे नहीं लेगा। लेगा? नहीं लेगा। तो इन दोनों के बीच में तो शेयरिंग हुई, लेकिन इनके बीच जो शेयरिंग हुई उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट का है। आप देखिए क्या बनाया आपने? ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन से आयरो। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि इस बॉन्ड को आयरो से दिखाते हैं। किससे? तीर से। किससे दिखाते हैं? तीर से। ये तीर का देखिए टेल है, ये तीर का क्या है? हेड। टेल वाला पोर्शन डोनर की ओर होता है और हेड होता है रिसीवर की ओर। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिसीवर।
और डोनर और रिसीवर के बीच बनने वाला जो रासायनिक बंध है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, ये हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन है। आप देखिए ये बनेगा ही वहां जहां पर किसी दूसरे तत्व को जोड़ना भी है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहा है या उसको उसको देकर शेयर कर रहा है उसको अलग से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वही बनेगा। देखिए इन दोनों ऑक्सीजन को अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं थी। बताइए, इसको दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इससे ले लिया, इसको दो की जरूरत थी, इससे ले लिया। अब इन दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, हो गए हैं। इसके पास जो नीचे वाला है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये चाहे इससे ले ले चाहे इससे ले ले, दोनों से एक एक नहीं लेगा, चाहे इससे दो ले ले चाहे इससे दो ले ले, किसी एक से ले लेगा, लेकिन ये दोनों इससे नहीं लेंगे। तो इनके बीच क्या हो गया, देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ले और दे करके साथ में है। ऐसा नहीं कि इसने दे दिया और ले लिया लेकर के चला गया। ये कोई ये नहीं है कि नीरव मोदी हो गए कि यहाँ से लोन ले लिए और विदेश भाग गए। यहाँ भागना नहीं है, यहाँ पर देना भी है और आप मेरे साथ रहिए, पैसा भी लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। हमने आपको दे दिया, आपने ले लिया और आप मान गए कि आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास स्टेबिलिटी है, लेकिन आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप भाग नहीं सकते। तो ये दोनों देखिए इसने इसको दे दिया है लेकिन इसके साथ बॉन्ड बना दिया है, तो डोनर और रिसीवर बीच बॉन्ड। अगर ऐसा रासायनिक बंध बनेगा तो क्या होगा, वो होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए कुछ संरचनाएं, जैसे देखिए एग्जाम्पल दे दें आपको कि एक संरचना बनाइए जिसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को बनाना है, आप जरा इसकी प्रोसेसिंग को समझिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाना है। अब इसमें देखिए 3 प्रकार के एलिमेंट हैं, 3 कौन कौन से हैं, H है, S है और O है। जहां पर भी कोई कंपाउंड बनाने रहते हैं वहां पर आप देख लीजिए कि कोई एक सेंट्रल एलिमेंट आपको मिलेगा जहां नजर आएगा कि उसी से सब जुड़े हुए। जैसे आपको यहां देखने से लग रहा है कि H है, S है और O है। इसमें जो सल्फर है, ये ऐसा लग रहा है कि सब सल्फर से ही जुड़े हुए। तो पहली मेरी जरूरत यह है कि पहले ये देख लीजिए कि सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे देखिए H है, H पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। S है, S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। 16 लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 8 6। सल्फर पास होते हैं 16 और अगर 16 को आप लिखेंगे कितने हो जाएंगे, 2 8 6। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पास कितने होते हैं, 8। 8 को लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 6 लिख लिया। अब सभी के पास सभी का इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको। देखिए कैसे बनाएंगे, आप बीच में लिखिए सल्फर, बीच में लिखिए सल्फर। एक सल्फर से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4 ऑक्सीजन। इसके 4 साइड होती है, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे। सभी कंपाउंड के पास 4 कोने बात करेंगे तो 4 के पास 4 ही डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 साइड है। आप देखिए एक इधर सामने, एक इधर सामने, एक ऊपर एक नीचे, 4 तरफ हमने लिख दिए। और 2 हाइड्रोजन मेरे पास है, इन्हीं 2 ऑक्सीजन के सामने हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखिए सभी के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही वाला मैं दिखा दूं। हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इस हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सल्फर पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। आमने सामने 1 1 और ऊपर नीचे 2 2। जो हाइड्रोजन सामने वाली ऑक्सीजन है उसको ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पास 1 है तो ऑक्सीजन पास 1 1 दिखा करके ऊपर नीचे 2 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। जो ऑक्सीजन सल्फर के आमने सामने है उसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए आमने सामने। देखिए दिखा दिया।
अब आप समझिए इसको, सबके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दिखा दिया। आप सल्फर को आइए, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 को कैसे दिखाएंगे? इस ऑक्सीजन सामने एक है, इस ऑक्सीजन सामने एक है, तो इसके सामने भी हम लोग इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे और ऊपर नीचे को दो दो दिखा दें, तो ऊपर नीचे को दो दो दिखा दें। देखिए अब आप इसको जोड़िए, इस हाइड्रोजन के पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन था, इसको एक चाहिए, इसने इससे ले लिया। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, इससे ले लिया, ले लिया। हाइड्रोजन देखिए पूरा हो गया। ऑक्सीजन पास आइए, ऑक्सीजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक सल्फर से ले लेगा, एक सामने वाले हाइड्रोजन से ले लिया। ये वाली ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, सामने वाली हाइड्रोजन से एक और इस वाले सल्फर से एक ले लिया, जिसके पास कितने हो गए? 8। इस वाले ऑक्सीजन के पास आई, देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से, देखिए ले लिया, इसका पूरा हो गया। अब आप देखिए इस सल्फर पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने होने चाहिए? 8। क्या करेगा? एक इस ऑक्सीजन से और एक सामने वाले ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से एक सामने वाले ऑक्सीजन से लेकर के पूरा कर दिया। देखिए सल्फर पूरा हो गया, हाइड्रोजन पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन पूरा हो गया, इस सल्फर का पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन में पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन पूरा हो गया, हो गया, सामने पूरे हो गए। सबके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, मतलब ऑक्टेट बनाने के, भाई हाइड्रोजन फर्स्ट सेल में है और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक 2 हो सकती है, उसके पास 2 हो गए। अब आगे देखिए, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, लेकिन सल्फर को नहीं चाहिए। क्या होगा? सल्फर केवल इसको इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन उससे लेगा नहीं। ये देखिए सल्फर ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सल्फर ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन लिया नहीं। आप देखिए लिया नहीं, केवल दिया है। ये पूरी संरचना हो गई। अब इस पूरी संरचना को अगर आप बॉन्ड से दिखाना चाहें, बॉन्ड से, तो आप देखिए ये सल्फर था, इस सल्फर से एक बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, दूसरे बॉन्ड से हाइड्रोजन। देखिए इधर वाला, इधर देखिए एक बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन, दिखा दिया। ऊपर नीचे क्या था? देखिए तीर से एरो। ये संरचना हो गई हमारे सल्फ्यूरिक एसिड की। देखिए ये ऐसी संरचना है H2SO4 की जहां पर कि हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों प्रकार के बॉन्ड हैं। अगर कभी कोई कहता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये माना जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। जैसे आप समझते हैं कि H2SO4 बहुत हाईली एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन निकालती है, तो H+ भी होता है, H+ और O-। तो ये ऐसा कंपाउंड है जहां पर तीनों प्रकार के बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट भी हैं, कोवायलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिलता है। अब अगला एग्जाम्पल बनाइए, HNO3 को बनाना सिखाएंगे हम आपको। HNO3 में पहले आप ये बना लीजिए कि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले तो आप HNO के बारे में बनाएंगे, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट के पास
कितने इलेक्ट्रॉन हैं अधिकतम, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बनाने के लिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास जैसे यच है, आपके पास यन है, आपके पास ओ है। इस यौगिक में जो हमने दिया है इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, यह है नाइट्रिक अम्ल HNO3। इस HNO3 एलिमेंट है, एक H है, एक N है, एक O है। HNO3 इस एक को हम बनाएंगे कि इसकी बिंदु संरचना कैसे होती है, कैसे इसमें हम बॉन्ड को बनाएंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप देखिए जब H के पास एक H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, N के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक को 1 दिखाएंगे, 7 को 2,5 दिखाएंगे। O के पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसको क्या दिखाएंगे? 8 2,6। ठीक है, यस सर। अब आप रिक्वायरमेंट देखिए, हाइड्रोजन फर्स्ट सेल में है, किसमें है? फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में है तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? एक। फर्स्ट सेल में जो स्टेबल कंडीशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है। फर्स्ट सेल में स्टेबल कंडीशन 2 इलेक्ट्रॉन की है, सेकंड सेल में स्टेबल कंडीशन 8 की होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 की। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 8 है, 2 की। ठीक है, अब आप देखिए इसकी संरचना को बनाने का प्रयास करिए। हमारे पास बीच में एलिमेंट है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इर्द गिर्द कितने ऑक्सीजन हैं? 3। 1 2 और 3। जैसे हम 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन वहां बनाए थे, तो यहाँ पर जब 3 ही ऑक्सीजन है तो हमने 3 बना दिया। किसी भी एक ऑक्सीजन के सामने आप एक हाइड्रोजन लिख दीजिए। देखिए हम एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। अब सभी के पास इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। जब एक सामने सामने हो गया तो ऐसे ऊपर नीचे 2-2, बगल बगल में एक। लेकिन यहाँ वाले में तो आप 2-2 को ही दिखाइएगा। अब मिलेगा तो 2-2 और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हो गया, ऑक्सीजन पूरा हो गया। नाइट्रोजन पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन पास 5 होते हैं, तो एक इसके सामने और 2-2 दोनों के सामने दिखा दीजिए, 5 हो गए। अब देखिए आप अपनी आईक्यू लेवल को अप्लाई करिए। हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयर कर लेगा। आप देखिए इसने इससे लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2। एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा जिसको दिया है, और एक सामने वाले नाइट्रोजन से ले लेगा। देखिए इसने इससे ले लिया, हो गया पूरा। तो एक हाइड्रोजन पूरा हो गया और एक ऑक्सीजन पूरा हो गया। इधर आइए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे ले लिया। इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ने सभी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऑक्सीजन जितने यहाँ जुड़े थे, 3 ऑक्सीजन जुड़ा था और तीनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे हो गए। नाइट्रोजन को कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। जब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इस सामने ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन से। देखिए यहां से ले लिया। नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, केवल ऊपर वाले से लिया है, और एक इस ऑक्सीजन से ले लिया। इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन लेना था, एक इससे ले लिया, 2 इस ऑक्सीजन से ले लिया। इस ऑक्सीजन से उसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। अब आप इसका क्या हुआ? ये यन है, यन से सिंगल बॉन्ड O,
पी बॉन्ड एच, इससे डबल बॉन्ड ओ और एक एरो से ओ। देखिए एन से ओ और एन से ये ओ और ओ से, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आपको दिया मैंने H3PO4 बनाने के लिए, H3PO4 बनाइए। H3PO4, इस H3PO4 में क्या क्या है? H3PO4 में H है, P है, O है, तीन चीजें हैं। H3PO4 में क्या क्या है? H है, P है, O है। H के बारे में पता है आपको, कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 1। O के बारे में पता है कितने होते हैं बारीक कोश में? 6। P के बारे में आपको नहीं पता, मान लीजिए भूल रहे हो, तो P कहाँ होता है? P होता है नाइट्रोजन के ठीक नीचे। आवर्त सारणी में जहां ऊपर N है, उसी के ठीक नीचे क्या है? P है। जब N के ठीक नीचे P है, तो N के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। के पास कितने हैं? 5। जितने N के पास उतने ही P के पास। अब आप देखिए, एक P है, वो कितने हैं? 4। तो 4 कोने पर 1 2 3 4। P के 4 कोने पर हमने 4 O लगा दिए। तो हाइड्रोजन कितना है? 3 ऑक्सीजन के आमने सामने 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए। लिख दिया? अब आपके पास इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 6। लिख दिया? फास्फोरस देखिए, फास्फोरस पास 3 4 5। हाइड्रोजन वाला उधर एक लिखिए, केवल ऑक्सीजन दो दिखाइए। ऐसे ही ऑक्सीजन को आमने सामने ऐसे यहाँ देखिए, 1 2 आमने सामने, ऐसे यहाँ देखिए 1 2 और नीचे 2 2। ऑक्सीजन पूरा हो गया और हाइड्रोजन पास 1 हो गया। अब आपको हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लिया। हाइड्रोजन को चाहिए, ऑक्सीजन से ले लिया। तो ये हाइड्रोजन पूरा हो गया, ऑक्सीजन पूरा कर दीजिए। देखिए इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक हाइड्रोजन ले लिया। इधर देखिए, हाइड्रोजन से और इस फास्फोरस से ले लिया। इधर देखिए, इस फास्फोरस से और इस हाइड्रोजन से ले लिया। 3 ऑक्सीजन देखिए पूरे हो गए। चौथे ऑक्सीजन पर आइए। चौथा ऑक्सीजन भी इससे 2 करके अपना पूरा कर लिया। देखिए पूरा हो गया। ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब बचा फास्फोरस। फास्फोरस पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को और चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन उसको 3 इलेक्ट्रॉन उसको 3 इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, बताइए। 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आमने सामने की तीनों ऑक्सीजन से। जहां पर हाइड्रोजन था वहां से हम लोग क्या लेंगे? वहां से हम लोग एक हाइड्रोजन ले लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और हमारा ये पूरा हो जाएगा। एक बता डालिए।
देखिए ये बन गया। इस ऑक्सीजन जो ऊपर वाली ऑक्सीजन है उसने केवल फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन फास्फोरस ने उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। अगर आप इसको बॉन्ड के रूप में दिखाना चाहें तो देखिए बॉन्ड कैसे बनेगा। ये पी था, इससे एक तीर से ऊपर वाला ओ जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड से ओ जुड़ गया, इसके सिंगल बॉन्ड से एच जुड़ गया, इधर सिंगल बॉन्ड से ओ, सिंगल बॉन्ड से एच, और नीचे भी सिंगल बॉन्ड से ओ, सिंगल बॉन्ड से एच। ये बन गया, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनाना रहेगा तो बॉन्ड ऑफ इसी तरीके से बनाइएगा। केमिकल बॉन्ड जब भी बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड हम लोग ये देख लेंगे उसके डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि जैसे कोई किसी भी सूत्र का हमको अगर उसका बिंदु संरचना बनानी हुई तो पहले देखिएगा कि उस यौगिक में कितने एलिमेंट हैं। फिर आप देखिए कि उस एलिमेंट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको दर्शा दीजिए। फिर एक दिमाग बात रखिए किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आप उसको उतने इलेक्ट्रॉन दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। प्रयास करिए कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। सबके पास आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ही रासायनिक बंध बनाते हैं, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड था जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी था। केमिकल बॉन्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो रिएक्शंस हो रही थी उनके लिए रिएक्शंस हैं क्या क्या। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए जैसे आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यस में सर। आपने पढ़ा, फिजिकल चेंजेस में पढ़ा कि चेंज जिस भी कारण से हो रहा हो, चेंज जिस भी वजह से हो रहा हो, अगर उस कारण को हटा दीजिए, उस फैक्टर को हटा दीजिए, तो वो कंपाउंड अपने मूल रूप में आ जाता है। अगर अपने मूल रूप में आ जाता है तो उस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। दूसरा चेंज होता है केमिकल चेंज, केमिकल रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जहां पर परिवर्तन कारक हटाने के बावजूद वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता। आप अगर चाहें कि आप जो भोजन किए हैं उसको लौटा दीजिए किसी को दोबारा, कि हमने जो खाया ये मैंने आपको दे दिया पेट से निकाल करके, आप नहीं दे पाएंगे। वो आपके जैसे मुंह में जाता है यहीं से केमिकली चेंज स्टार्ट कर देता है, ठीक। फूड की प्रोसेसिंग है बॉडी में, वो भी एक केमिकल चेंज का कारण है, ठीक। ये सही है, जितना आपने इंटेक किया, जितना आपने लिया, अगर उसके जितने प्रोडक्ट बने उन सभी को जोड़ देंगे तो उनका जो टोटल भार है वो बराबर होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन उसके अवस्था में चेंज हो जाता है, वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस को दिखाते हैं कि एक तरफ होता है रिएक्टेंट और दूसरे तरफ होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के फलस्वरूप वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, उत्पाद। प्रोडक्ट। अभिकारक अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके वो उत्पाद बनाएगा। ये है आपका रिएक्टेंट को कहते हैं, और ये आपका उत्पाद है। अभिकारक वे हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद वे हैं जो, उत्पाद वो है जो अभिक्रिया में, उत्पाद वो है जो अभिक्रिया में के फलस्वरूप बनता है। जो बनता है वो क्या है, वो उत्पाद है
उत्पाद। भाग लेता हो क्या है, वो अभिकारक है। ठीक है, यस सर। जैसे मान लीजिए हम है, ये बी है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसकी प्रावस्था क्या है, और यहाँ बना हमारे पास सी। देखिए ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या बनते, प्रोडक्ट। तो ये एरो का चिन्ह है, ये रिएक्शन दिखाता है कि रिएक्शन है। ठीक है, ये इस एरो के बेसिस पर हम दो प्रकार की क्रिया पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, एक दिन हम लोगों ने इसकी क्लास की है अलग से, हमने केमिकल रिएक्शन पूरी पढ़ाई है, लेकिन अब समझ में आएगा क्योंकि आपने बॉन्ड सीख लिया कि ये है आपकी क्या, इररिवर्सिबल रिएक्शन। और एक होता है जो दोनों तरफ से रिएक्शन कंप्लीट होती है, ऐसे चलती है, देखिए बाई डायरेक्शन, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे ऊपर वाली को हम लोगों ने कह दिया फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे को कह दिया बैकवर्ड रिएक्शन। एक हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हो गई आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं उनके दिशा के आधार पर, रासायनिक अभिक्रियाएं डायरेक्शन के बेसिस पर दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में चल करके कंप्लीट नहीं होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में अभिक्रियाएं चलेगी और किसी भी दिशा में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। किसी भी दिशा में रिएक्शन पूर्ण नहीं होती है। ये जो रिएक्शन होती है नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड इन एनी साइड, किसी भी दिशा में चल करके कंप्लीट नहीं होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो किसी भी दिशा में चल करके पूर्ण नहीं होती हैं। और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुक्रमणीय है जो पूर्ण हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है, ये कंप्लीट इन वन डायरेक्शन, ये एक दिशा में ही चल करके पूर्ण हो जाती है। ये देखिए पूर्ण हो गई और ये पूर्ण नहीं होती है। दूसरी चीज है कि हम लोग ये ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन के लिखते समय उसकी फिजिकल स्टेट जरूर लिखेंगे कि किस अवस्था में वो है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, वो रिएक्टेंट किस फेज में है और उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस फेज में है। इसके बेसिस पर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को सीखेंगे।